नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं सुधा अरोड़ा जी के द्वारा लिखित जीवनी ज्योतिबा फूले। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम का शुमार नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई तो फूले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सबेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। महात्मा ज्योतिबा फूले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ-गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मिशनरी का उपयोग करती है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड यानी किसानों का प्रतिशोध और सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित हैं। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणवादी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। 1883 में ज्योतिबा फूले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकऱ्यांचा आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हों जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सकें। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधू वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फूले ने हर संभव प्रयत्न किए। 1888 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा गांधी की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग न करें। महात्मा ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे।
इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्रीबाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्राह्य शक्ति तेज थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव के हाट में गई। वहां कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना ना आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट करेगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फूले से विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भीड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा के धर्मभीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ देने पर मजबूर किया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना या महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना, हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया और कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमाद हो जाते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है।